10 दिनों के अंदर ईरान से आज एक और जो खबर सामने आई, वो खबर सामने आई अयातुल्ला खामनी की जगह उनके बेटे मुस्तफा खामनी को सुप्रीम लीडर बनाया जाना। लेकिन मुस्तफा खामनी को ईरान की कमान सौंपे जाने की खबर सामने जैसे ही आई, इस बात ने एक चीज और तय कर दी कि अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग उतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाएगी जितनी जल्दी का अंदेशा शुरुआत में इन दोनों चेहरों ने लगाया था, जो स्क्रीन पर यहां दिखाई पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुस्तफा खामनी एक नया टारगेट बन चुके हैं और खबर आ रही है मुस्तफा खामनी के एक हमले में घायल होने की भी। ईरान से अयातुल्ला हटे, मोर्चे पर मुस्तफा डटे। सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनी। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की सीधी लड़ाई में अब ये नाम ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि अयातुल्ला खामेनी की हत्या के बाद मुस्तफा खामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है। नेतन्याहू के डर और ट्रंप की चेतावनी के बाद भी मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और IRGC पर मुस्तफा की मजबूत पकड़ से साफ है कि जंग और खतरनाक होने वाली है। पिछले 10 दिनों से मिडिल ईस्ट में जारी भीषण घमासान से ईरान के शहरों में बारूद की गंध उड़ रही है। 6000 से ज्यादा हमले, शहर शहर उठता बारूदी धुआं, तेल डिपो से बाहर आती काली लपटों की ज्वाला, ये गवाही दे रही है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बर्बाद कर दिया है। ईरान की सत्ता को मिटाने के लिए नेतन्याहू और ट्रंप ने पूरा जोर लगा रखा है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता। यही नहीं, धमकी दी थी कि जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो खत्म हो जाएगा। यानी सीधे तौर पर ट्रंप ने मुश्तबा की ताजपोशी को चैलेंज दे दिया है। और अब ईरान का नया खलीफा भी अमेरिका के टारगेट पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के अनकंडीशनल सरेंडर वाली मांग ने भी ईरान को आग बबूला कर रखा है। IRGC कमांडर अहमद वहीदी ने कसम खाई है कि जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट नहीं छोड़ता, ये जंग जारी रहेगी। ईरान की करो या मरो वाली सौगंध दुनिया के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका को जवाब दे रहा है, बात चाहे बारूद की हो या बयान की। ईरान अमेरिका के आगे खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता। ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि अमेरिका लंबे समय से ईरान को मिटाने का ख्वाब पाले बैठा है, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टारगेट है ईरान में सत्ता परिवर्तन। और ट्रंप का ये जंगी जुनून अब तक ईरान के 3000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना चुका है। 7000 सिविल इलाकों को बर्बाद कर चुका है। 5500 से ज्यादा घरों पर अटैक हो चुके हैं और 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के लोग जो हैं, एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे भूख जो है, रोटी है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी बनिस्बत की ब्रेवडो दिखाने की। तो उम्मीद है कि दोनों पार्टीज़ के अंदर जो इस समय युद्ध में लगी हुई हैं, किसी किस्म का सेम्बलेंस ऑफ विजडम आएगा और इस प्रलय को जो होने वाली है, विच मे कन्वर्ट इनटू ए वर्ल्ड वॉर। अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे बड़े शहर खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है तो अस्पतालों में चीख पुकार मची है। लेकिन ये महायुद्ध अब केवल 2 देशों की नहीं, बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप की नो मर्सी पॉलिसी और ईरान की शहादत की सौगंध के बीच पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है। तेहरान जल रहा है और इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खामनी की मौत के बाद से ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड और सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। अब मुस्तफा खामनी को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। उसके बाद सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त और ज्यादा मजबूत और सिक्योरिटी गार्ड्स और ज्यादा विजिलेंट हो चुके हैं, क्योंकि खबर यह सामने आ रही है कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी की सिक्योरिटी के लिए वलीए अम्र फोर्स को तैनात किया गया। अब ये वलीए अम्र क्या है? वलीए अम्र ये वो यूनिट है जो स्पेशली ईरान के सर्वोच्च नेता की क्लोज सिक्योरिटी का दारोमदार जिसके पास रहता है। ये ग्रुप अंसार अली महदी कोर से अलग है। दरअसल ईरान में अंसार अल महदी दूसरे सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा करती है। वलीए अम्र ये जवान जिसके होते हैं, ये क्लोज प्रोटेक्शन टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग और रैपिड रेस्पॉन्स में हाई लेवल ट्रेंड होती है। ये सीधे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ढांचे के भीतर काम करती है और सर्वोच्च नेताओं की जिम्मेदारी के लिए यही जो अंग है वो जिम्मेदार रहता है। लेकिन ईरान की रणनीति पूरी तरह साफ है। नए खलीफा ने साफ कर दिया कि वो आखिरी दम तक जंग लड़ने के लिए तैयार है और अमेरिका इजराइल की हर चुनौती का जवाब देगा।
इसी बीच ईरान ने अपनी वॉर स्ट्रैटेजी में बदलाव किया और अब उनका फोकस सैन्य ठिकानों के साथ खाड़ी देशों के तेल और गैस डिपो पर हमले का है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड उसको निशाना बनाने का है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाने का। मिडिल ईस्ट की जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, तो ईरान ने भी उनके चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वॉर प्लान तैयार कर दिया है। एक तरफ ईरान खाड़ी देशों में तेल और गैस डिपो पर टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके निशाने पर है खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सुरक्षा कवच यानी थर्ड डिफेंस सिस्टम, जिस पर प्रहार कर ईरान की कोशिश इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर बनाना है और इसका खामियाजा खाड़ी देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के फैलते दायरे के बीच ईरान ने एक मल्टी लेयर वॉर प्लान तैयार किया है। खाड़ी देशों के तेल गैस डिपो पर हमला, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना और हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाना। ईरान की रणनीति क्लियर है, अमेरिका और इजराइल पर अटैक के साथ ही उसके सहयोगियों पर भी प्रहार करना। ईरान का पहला टारगेट है खाड़ी देशों की एनर्जी सप्लाई यानी तेल और गैस डिपो। ईरान जानता है कि सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देशों की सबसे बड़ी ताकत उनका तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इन्हें निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ेगा। लिहाजा एक के बाद एक ईरान खाड़ी देशों में तेल डिपो को निशाना बना रहा है। ईरान की रणनीति सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, उसके निशाने पर खाड़ी देशों में तैनात अमेरिका का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड भी है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने इसे खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है ताकि ईरान की मिसाइलों से बचाव किया जा सके। ईरान का संदेश साफ है, अगर अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाते हैं तो खाड़ी देशों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी, यानी जंग का दायरा बढ़ता जाएगा और खाड़ी देश ऐसे ही सुलगते रहेंगे। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी दबाव बढ़ा दिया है। हॉर्मुज वही चोक पॉइंट है जहां से दुनिया के करीब 1/3 तेल टैंकर गुजरते हैं। अगर यहां रास्ता रुकता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर ईरान वैश्विक ताकतों को सीधा संदेश देना चाहता है। तेल डिपो पर हमले, थर्ड डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की रणनीति और हॉर्मुज चोक पॉइंट पर पकड़, इन तीनों को मिलाकर ईरान ने ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप नहीं मानेंगे, ईरान ने अमेरिका को चकमा दे दिया। ट्रंप नहीं मानेंगे कि ईरान के आगे उनके सारे गणित फेल हो गए। लेकिन मिडिल ईस्ट से आई सिर्फ एक खबर इस युद्ध की पूरी कहानी बयान कर रही। आखिर क्यों जिस यूक्रेन को ट्रंप ने किनारे लगा दिया, आज अमेरिका को यूक्रेन की जरूरत पड़ी। वॉर जोन में ऐसा क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के सामने शर्त रखने की हैसियत में आ गई। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। ईरान पर मिसाइल अटैक, ट्रंप ने बुलाई ड्रोन आफत। अमेरिका को यूक्रेन से क्यों मांगनी पड़ी मदद? राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप 24 घंटे के अंदर यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का दावा करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पहले ट्रंप के सुर बदले, फिर पुतिन की शर्तें सुनने के बाद यूक्रेन की जंग ट्रंप के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रही। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को हड़काने की कोशिश, फिर रूस के साथ कई दौर की बातचीत, पुतिन से फोन कॉल, लेकिन जब पुतिन ने ट्रंप की एक नहीं सुनी तो ट्रंप की दिलचस्पी खत्म हो गई। और जब नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग छेड़ी, ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइलों की बरसात की, अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए। ईरान के ड्रोन हमलों से कतर, कुवैत समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में हड़कंप मच गया। तो अमेरिका और पार्टनर देशों को एहसास हो गया कि ईरान के ड्रोन्स को रोकने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल ईरान को शाहिद 136 जैसे लंबी रेंज के ड्रोन 20 से 30 लाख रुपए में पड़ते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों के पास अमेरिका के थर्ड पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों का खर्च 30 करोड़ से 100 करोड़ तक जाता है। खाड़ी देशों को हमला रोकने के लिए ड्रोन की लागत का 1000 गुना खर्च करना पड़ रहा है। इसीलिए करीब एक हफ्ते तक ईरानी ड्रोन्स की मार झेलने के बाद अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कई देशों को यूक्रेन की याद आई, क्योंकि ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर ड्रोन की सप्लाई की थी। रूस ने ईरानी ड्रोन्स का यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने लंबे संघर्ष के बाद ईरानी ड्रोन्स का तोड़ निकाला। यूक्रेनी डिफेंस कंपनियों ने स्वदेशी ड्रोन इंटरसेप्टर बनाए। यूक्रेन कुछ ही महीनों में ड्रोन इंटरसेप्टर का मास प्रोडक्शन करने लगा।
अब यूक्रेन रोजाना औसतन 1000 से 1500 ड्रोन इंटरसेप्टर बना रहा है। इन्हीं स्वदेशी ड्रोन इंटरसेप्टर की मदद से यूक्रेन रूस के हजारों ड्रोन हमले नाकाम कर चुका है। यही वजह है कि ट्रंप राज में जब अमेरिका ने यूक्रेन की मदद बंद की तो उसके बाद भी यूक्रेन अपने दम पर बड़े पैमाने पर रूसी हमलों को नाकाम कर रहा है। और सबसे अहम बात है पैसे की। यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्टर ईरानी ड्रोन के मुकाबले बेहद सस्ते हैं। एक ड्रोन इंटरसेप्टर की कीमत 2 से 5 लाख रुपए तक है। इसी वजह से जब मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम नाकाफी साबित हुए, ईरानी ड्रोन को रोकने में करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, तो अमेरिका समेत कई खाड़ी देश ज़ेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं। शनिवार को इजरायल के हमले में ईरान के 30 से ज्यादा तेल रिफाइनरी और डिपो खत्म। तेहरान में आकार मचा, लेकिन तेहरान में जलते तेल के ठिकाने पूरे शहर और आसपास के कई इलाकों के लिए तबाही की दूसरी तस्वीर तैयार कर रहे हैं। ईरान के एक्सपर्ट इजराइल और अमेरिका के इस हमले को केमिकल वॉर से जोड़ रहे हैं। ईरान को चलाने वाला तेल ईरान को जला रहा है। इजराइल और अमेरिका के बारूद ने ईरान की लाइफलाइन यानी ऑयल रिफाइनरी और डिपो को निशाना बनाया तो हाहाकार मच गया। लेकिन जैसे जैसे तेल में लगी आग भड़क रही है, वैसे वैसे तेहरान पर जहरीले बादल की मोटी परत जम रही है। काले धुएं और राख की बारिश हो रही है। एसिड रेन लोगों के लिए आफत बन रही है। शनिवार रात इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान के शहरान फ्यूल डिपो और अलबोर्ज तेल रिफाइनरी पर मिसाइलों की बरसात कर दी। लेकिन असल खौफ की तस्वीर सामने आई रविवार की सुबह, जब सूरज निकलने के बाद भी अंधेरा कायम था और सोमवार आते आते आसमान काले घने और जहरीले धुएं से ढक चुका था। और फिर अचानक वहां तेल की बारिश होने लगी। ईरान के कई शहरों पर बारिश की बूंदें सफेद नहीं बल्कि गाढ़ी काली है और उनमें तेल की गंध महसूस की जा रही है। ईरान की रेड क्रिसेंट और पर्यावरण एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि हमले के बाद लाखों गैलन तेल और जहरीले रसायन निकले। इन्होंने बादलों के साथ मिलकर टॉक्सिक कॉकटेल बना ली। ऑयल डिपो की आग से हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में फैली। इससे रेन एसिड और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। पूरा तेहरान तेल से भीगा हुआ है और नालों से लेकर सीवेज तक तेल बह रहा है। ईरान के ऑयल डिपो और रिफाइनरी पर हुए अटैक को ईरान के एक्सपर्ट अमेरिका और इजराइल का केमिकल वॉर बता रहे हैं। लेकिन मुसीबत सिर्फ यही नहीं है। इजराइल के हमलों से गैस पाइपलाइन में धमाकों की सीरीज देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे तेहरान के घर छोटे छोटे बम में तब्दील हो गए हैं और हर हमले के बाद ईरान के किसी न किसी शहर में इसी तरह लोग भागते और जान बचाते नजर आ रहे हैं। तेल और गैस के साथ साथ इजराइल अमेरिका के हमलों ने ईरान की वाटर सप्लाई को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। पीने के पानी की पाइपलाइन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर पानी बाढ़ की तरह बह रहा है और शहर शहर जल संकट के हालात पैदा हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका और इजराइल बारूदी लड़ाई से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ट्रंप ने जिस ईरानी आवाम को खामनेई से आजादी का ख्वाब दिखाकर जंग की शुरुआत की, अब वही जंग का शिकार बन रही है। और अहम की इस लड़ाई में तिल तिल कर मरती आवाम की फिक्र शायद किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की गूंज आज हिंदुस्तान की संसद में भी सुनाई पड़ी। इस मुद्दे पर आज लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने ईरान अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट के हालात पर संसद में चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। हंगामे के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों की जानकारी दी। अब इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several countries. आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है। संसद में मिडिल ईस्ट वॉर की गूंज। You are raising issue of energy security. लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। Have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, वहीं इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तानी संसद के दोनों सदनों में भी आज जमकर हंगामा देखने को मिला।
संसद के अंदर और बाहर मिडिल ईस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा दिखा। दरअसल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई। सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। एनर्जी सिक्योरिटी। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा भी जारी हो गया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट के हालात पर बयान देते हुए कहा कि गल्फ देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश जारी है। In West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. लेकिन विदेश मंत्री के बयान के दौरान भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए। प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी करते हुए सांसद सदन के वेल में पहुंच गए, जिससे नाराज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदार बताया। हालांकि विपक्ष मिडिल ईस्ट में जंग पर चर्चा को लेकर अभी भी अड़ा है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इश्यू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष यही नहीं जानता कि उनको करना क्या है। एक मोशन उनका पेंडिंग है, जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर महोदय के खिलाफ लेकर आए, लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो नई मांग रख रहे हैं। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के हालात पर संसद में फिलहाल कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार ने विपक्ष की इस मांग को ठुकरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये चुनावी साल है और बंगाल में बवाल भी, लेकिन एक हंगामा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल जहां सीएम ममता बनर्जी आज एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हुई। पश्चिम बंगाल जहां दीदी ने दावा किया कि उनके धरने वाली जगह पर पीएम मोदी की रैली के पर्चे बांटे जा रहे थे और टीएमसी को यह मंजूर नहीं। 14 मार्च पीएम मोदी बंगाल में चुनावी बिगुल की शुरुआत करने वाले। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पहले कोलकाता में मुख्य चुनाव आयुक्त को विरोध देखने को मिला। उनके लिए गो बैक के नारे भी लगाए। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीरें बता रही कि आगे घमासान कैसा हो। कोलकाता धर्मतल्ला में जिस जगह पर दीदी का धरना चल रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर परेड ब्रिगेड ग्राउंड में 14 मार्च को पीएम मोदी परिवर्तन रैली की शुरुआत करेंगे। एक तरफ दीदी का धरना तो दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी। बंगाल में सत्ता परिवर्तन, भूमि पूजन हो चुका है, टेंट लगाने का काम जारी है। लेकिन इन तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री के एक बैनर ने दीदी को भड़का दिया है। दरअसल कोलकाता में लोगों को पीएम मोदी की रैली में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और यही बात ममता बनर्जी को मंजूर नहीं है। बीजेपी लिफलेट बिली करार कोनो अधिकार नहीं, हाथे नाते धरुन, पुलिस के हैंडओवर करुन। और पार्टी থেকে জনশক্তিকে আমি বলবো এফআইআর করতে তাদের নামে। আগে ধরো, ভোট ডাকাত একদম ছাড়বেন না এদের। লক্ষ্য রাখুন চারিপাশে, এরা হাইড एंड सीक गेम खेले। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा करने पहुंचे, लेकिन मंदिर के पास उन्हें काले झंडे दिखाए गए।
गो बैक के नारे लगाए गए। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को चुनाव में हार का डर सता रहा, इसलिए ये अपनी खींच चुनाव आयोग पर निकाल रही। माता काली मैया का दर्जा में जाए, उसको ब्लैक फ्लैग दिखाओ, और मस्जिद में जाए उससे उसके लिए सारे झूठ है। ये जो भेदभाव का राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाला है। पहले राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी और दो टूक बयान कि वो चुनावी साल में बार बार ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकती। फिर प्रधानमंत्री की होने वाली रैली पर आग बबूला होना, गले में रस्सी डालने की बात करना और बंगाल पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध करना, ये तीनों घटनाएं एक के बाद एक यही बता रही कि बंगाल में इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली। लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी रिजल्ट से पहले ही आगे की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। चुनाव आयोग पर सवाल इसी ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 10वां दिन है जंग का और 10वें दिन भी ईरान, इजराइल और अमेरिका की तरफ से बयानों और मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमला जारी। ये जंग कई देशों के बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं महायुद्ध के 10वें दिन की कुछ बड़ी तस्वीर। ईरान में खलीफा का तख्त संभालने के साथ ही मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी। ईरान की फौज अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। बीती रात कुवैत में ईरानी ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बहरीन के ऑयल डिपो पर ईरानी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक किया। वहीं बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमला किया गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि अमेरिका की 5th फ्लीट पर हमले में 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए। दरअसल बहरीन की राजधानी मनाफा के जुफैर इलाके में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जिस पर आईआरजीसी ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। इजराइल पर भी ईरान के हमले हर दिन के साथ तेज हो रहे हैं। ईरानी मिसाइल तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में गिर रही है। ऐसा ही एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का हमला देखा जा सकता है। बीती रात इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और इन मिसाइलों के साथ क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया, जो बिखरकर छोटे छोटे खतरनाक धमाके करते हैं। धमाके के बाद दिन की तस्वीरों में बर्बादी का मंजर साफ देखा जा सकता है। जिस जगह धमाका हुआ वहां बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है और मौके पर मौजूद गाड़ियां भी बुरी तरह डैमेज हुई हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब के कई इलाकों में टारगेटेड ड्रोन अटैक किए। सऊदी अरब की एयर डिफेंस ने देश की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी फुटेज में एयर डिफेंस सिस्टम को आसमान में उड़ रहे ड्रोन को इंटरसेप्ट करते और नष्ट करते हुए देखा जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में किंगडम की ओर से लॉन्च किए गए कई ड्रोन को समय रहते मार गिराया गया। अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। ईरान इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद लगातार इजराइल लेबनान को टारगेट कर रहा है। वो उसके ठिकानों पर बमबारी कर तबाह कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान से पहले इजराइल का टारगेट हिजबुल्लाह हो गया है। लेबनान के ज़ाकूक अल मुफीदा इलाके में इजरायली एयरफोर्स ने भयंकर हमला किया। आसमान में काला धुआं देख ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो। हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद से इजराइल लेबनान को टारगेट किए हुए है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे बड़े शहर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन अस्पतालों में चीख पुकार मची है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने हमलों में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों और उनके परिजनों से बात की और इलाज की पूरी व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। यूपी के बरेली से एक नफरती साजिश का मामला सामने। सिर्फ 12 सेकंड का एक वीडियो है। ये 12 सेकंड का वीडियो पोस्ट करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इसी वीडियो में यहूदी मुस्लिम संघर्ष का हवाला दिया गया, भारत को भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल फिर यह आता है कि विदेश की जंग के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब क्यों किया जा रहा है? ये वीडियो भले ही सिर्फ 12 सेकंड का है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बड़ी और नफरती साजिश। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच, मगर वहां से करीब 2500 किलोमीटर दूर यूपी के बरेली में सोशल मीडिया पर यहूदी और मुसलमानों का जिक्र कर भारत में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो बरेली के सलीम अंसारी नाम के युवक ने बनाई है।
सलीम ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी जिसमें ईरान इजराइल युद्ध के बहाने हिंदुस्तान पर विवादित टिप्पणी की। रील सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने सलीम अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये नफरती वीडियो किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद यूपी में कई जगह विरोध प्रदर्शन का दौर तेज हो गया था। कई शहरों में तोड़फोड़ भी की गई थी और अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसी इस तरह के वीडियो और पोस्ट पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सोशल मीडिया के जरिए जहर फैलाने वालों पर वक्त रहते लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान जल रहा है, करीब 10 करोड़ ईरानियों का भविष्य क्या होगा किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की चिंता ये है कि अगला कर्ज कहां से मिलेगा। पाकिस्तान में तेल और गैस के लिए मारामारी मचनी शुरू हो चुकी है। आखिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस मुसीबत को कैसे भीख मांगने का एक नया मौका बनाने की तैयारी कर चुके हैं, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम मचा, पाकिस्तान ने उठाया कटोरा। दुनिया जिस जंग में बारूदी तबाही देख रही है, दुनिया जिस जंग में ईरान की बर्बादी देख रही है, दुनिया जिस जंगी शोर में महंगाई और आर्थिक संकट की आहट सुन रही है, उसी महायुद्ध में पाकिस्तान ने एक बड़ा मौका खोज लिया है। दरअसल इसी जंग के बहाने पाकिस्तान ने फिर भीख मांगने की वजह खोज ली है। युद्ध के बीच पाकिस्तान का पेट्रोलियम सप्लाई सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर रहा है। कुवैत ने तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है, तो वहीं कतर ने गैस सप्लाई रोक दी है, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान को तेल के दाम बढ़ाने को कहा। पाक सरकार से जनता के लिए सब्सिडी रोकने को कहा। पाक सरकार ने IMF के हिसाब से तेल के दाम बढ़ा दिए। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। पेट्रोल 321 रुपए तो वहीं डीजल 335 रुपए प्रति लीटर हो गया है। भूखमरी के हालात में जी रही पाकिस्तानी आवाम का पहले से ही बुरा हाल है। ऐसे में शहबाज सरकार के इस फैसले से लोग परेशान हैं। रमजान के महीने में तेल और गैस के दाम बढ़ने से हड़कंप मच गया है। जनता का आक्रोश और कंगाली देखकर शहबाज और मुनीर के तानाशाह मंडली ने नया आइडिया निकाला है। पाक सरकार ने फिर एक बार IMF के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर ली है। शहबाज सरकार IMF से पेट्रोलियम पर छूट देने की अपील करेगी। IMF से मदद के लिए जंग के कारण महंगे तेल की दलील पेश करेगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा जल्द IMF को राहत देने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले वक्त में पाकिस्तान के तेल आयात का मासिक बिल $60 करोड़ तक पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी रहा तो कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक चली जाएगी। पाकिस्तान जैसी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसे में पाकिस्तान इस संकट का हवाला देकर सिर्फ IMF ही नहीं, ओमान, सऊदी अरब और UAE से भी मदद की गुहार लगा रहा है। लोन पर राहत देने और तेल सप्लाई जारी रखने के लिए मदद मांग रहा है। वैसे पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शहबाज और मुनीर को इसकी लंबी प्रैक्टिस हो चुकी है। पाकिस्तान की एक और किरकिरी कल भारतीय खिलाड़ियों ने की। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, न केवल वर्ल्ड कप के इतिहास को दोहराया बल्कि विरोधियों के हौसले को पूरी तरीके से डिफीट भी किया। इस जीत की गूंज केवल भारत में नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी सुनाई दी। इस जीत पर पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तानी नागरिक मातम मना रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों ये पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर जहां पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, तो वहीं पाकिस्तानियों को यह जीत हजम नहीं हुई। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने से पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर भारत की जीत पर अपना सिर मुंडवाने की बात कर रहा था,
वो टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर रोने लगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी भारत की जीत का ऐसा सदमा लगा कि ऊल जलूल बयान देने लगे, जिसमें सबसे ऊपर नाम है शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान शाहिद अफरीदी, जिनका पूरा करियर ही भारत के लिए नफरती बयानबाजियों से भरा है, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, इस बार वो भी टीम इंडिया की तारीफ करने को मजबूर हो गए। वहीं दूसरी तरफ भारत की ऐतिहासिक जीत पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी खुद को रोक नहीं पाए और पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जमकर लताड़ लगाए। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम और क्रिकेट खिलाड़ी अपनी टीम के वर्ल्ड कप में घटिया प्रदर्शन से बौखलाए हुए हैं, वहीं हिंदुस्तान में बीती रात से ही जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।